Welcome to all. The course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a module 4, lecture 16. तो हमने अभी के पिछले लेक्चरों में ये देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टैट्स का प्रयोग हम इकोनॉमिक्स में किस तरीके से करते हैं, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने इन्फ्लेशन को देखा, हमने फाइनेंशियल मार्केट के कुछ चीज़ों को भी हमने जानने का प्रयास किया, साथ ही साथ हमने इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व जैसी चीज़ों पे भी बात की। अब इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इफ़िशियंसी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इकोनॉमिक्स की पहली किताब जिसे एडम स्मिथ ने, स्कॉटिश इकोनॉमिक्स ने 1776 में जब अपनी किताब लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उनकी किताब का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा कि किसी भी देश का विकास, किसी भी देश के लिए जो विकास का जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट है, वो है वेल्थ, पैसा, मनी। क्यों? क्योंकि किसी भी देश के विकास में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है निवेश की, इन्वेस्टमेंट की। किसी भी देश के विकास को हम इफ़िशिएंट और स्टेबल तभी बनाए रख सकते हैं जबकि उस देश में निवेश की पर्याप्त संभावना हो, उसमें इन्वेस्टमेंट एक ऑटोनॉमस रेट से होता रहे। यदि किसी भी तरीके का दबाव या किसी भी तरह का फ्लैक्चुएशन अगर इन्वेस्टमेंट में होता है तो उस देश के विकास को अनस्टेबल कर देता है। और अगर किसी भी देश के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस या फाइनेंशियल एसेट्स के बिहेवियर को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो होती है फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट जो है, वो जो शब्द है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। मार्केट क्या है? मार्केट कुछ नहीं, दिस इज़ अ प्लेस आर अ सिस्टम। वो वहाँ क्या होता है, देयर इज़ अ नंबर ऑफ बायर एंड देयर इज़ अ नंबर ऑफ सेलर। मार्केट वो है जहाँ पर ढेर सारे बायर होते हैं और ढेर सारे सेलर होते हैं। अब वो किन्हीं चीज़ों के ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो मार्केट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मान लिया प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट क्या है? जिसमें हम वस्तुओं की बात करते हैं, जहाँ हम वस्तुओं की ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ कुछ वस्तुओं को बेचने वाले लोग होंगे जिन्हें हम सेलर कहेंगे, कुछ बायर होंगे, वो किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक निगोशिएटेड प्राइस पे अपनी चीज़ों को बेचने या खरीदने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम सेवा बाज़ार की भी बात कर सकते हैं। सेवा बाज़ार क्या है? सर्विस मार्केट क्या है? भाई किसी भी चीज़ को बनाने में, किसी भी चीज़ के उत्पादन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की भाषा में 5 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर। तो जब हाउस होल्ड या कोई भी वो आदमी जब अपने लेबर को, जब अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब किसी को देता है तो उसके बदले उसे कुछ रिम्यूनरेशन मिलता है जो प्रॉफिट, इंटरेस्ट के रूप में आता है। तो यहाँ पर जब हम फाइनेंशियल मार्केट की जैसे बात करें, वैसे सर्विस मार्केट है, गुड्स मार्केट है, उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट भी होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट की जो सबसे अच्छी परिभाषा है वो ये है कि ये फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर ट्रेड फाइनेंशियल एसेट्स सच एज बॉन्ड, equities, currencies and the derivatives. In India, the financial system is an important part of the country's economic development. It manages the flow of funds between people or the investors or a businessman. तो इन परिभाषा से हमें एक बात समझ में ये आती है कि फाइनेंशियल मार्केट एक सिस्टम है या एक प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर होंगे और वो ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल गुड्स का, फाइनेंशियल सर्विस का। और फाइनेंशियल गुड्स और सर्विसेज में क्या है? जैसे द सेलिंग एंड द बाइंग ऑफ बॉन्ड्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, द सीडीज, द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, द बिल, द प्रॉमिस नोट्स। जिस तरीके से हम अपनी बात करते हैं या हम जो पैसे के रूप में या पैसे से संबंधित जो सब्स्टिट्यूट्स एसेट्स हैं, जैसे सर्विसेज, जैसे इंश्योरेंस, जैसे आईपीओज़, ये सब चीज़ों को अगर बायर और बाइंग और सेलिंग का काम जहाँ होता है, इसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। यह एक जगह भी हो सकती है या एक सिस्टम भी हो सकती है। ये फिज़िकल हो भी सकती है और ये नॉन फिज़िकल भी हो सकती है। जैसे आजकल हम इंटरनेट की दुनिया में
कोई भी अगर हमें फाइनेंशियल चीज़ें चाहिए, जैसे अगर हमें किसी भी तरीके का डिपॉजिट करना है, यदि हमें किसी भी तरीके का इंश्योरेंस लेना है, तो हम फटाफट इंटरनेट पे जाके किसी भी पर्टिकुलर बैंक की साइट से जाके हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे उस एसेट्स को अवेल कर सकते हैं, हम बाई कर सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम इसे 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, द फंक्शनल डिवाइडेशन ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। तो फंक्शनल डिवाइडेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो 2 तरह का होता है। या तो जो हम ट्रेडिंग करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के, फाइनेंशियल गुड्स और सर्विसेज के, उसके बाइंग और सेलिंग में जो समय है वो अल्पकालीन हो, वो 1 साल, 1 साल से कम या 1 साल से ज़्यादा। तो जब हमारे पास लघु अवधि, कम अवधि, अल्प अवधि के लिए अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो इसे हम शॉर्ट रन फाइनेंशियल मार्केट कह सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग रन के लिए अगर हम अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं या कोई इन्वेस्टर बारो करता है, लोन लेता है, तो ये लॉन्ग रन फाइनेंशियल मार्केट के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब अगर हम फंक्शनल डिवाइडेशन को समझें फाइनेंशियल मार्केट को, तो इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला लॉन्ग रन और दूसरा शॉर्ट रन। इसी के साथ साथ अगर हम नेचर ऑफ ट्रेडिंग पे बात करेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह का होता है, या तो वो प्राइमरी होगा या तो वो सेकेंडरी होगा। प्राइमरी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वह प्रकार है जिसमें हम किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स के प्राइमरी इशू को ट्रेड में ले आते हैं। जैसे मान लिया कि कोई कंपनी अपना आईपीओ ले आती है, इसका मतलब वो शेयर पहली बार निर्गत हो रहा है, पहली बार बेचा जा रहा है, तो ये प्राइमरी मार्केट का हिस्सा होगा। लेकिन अगर कोई शेयर पहले से ही इशू है, पहले से ही मार्केट में है और एग्जिस्टिंग शेयर या बॉन्ड को जब हम खरीदते हैं तो ये सेकेंडरी मार्केट हुआ। इसका मतलब ये है कि पहले से इसका एग्जिस्टेंस था, हमने इसे दूसरी बार या दूसरी से ज़्यादा बार हमने इसे ट्रेडिंग पैटर्न या ट्रेडिंग बिहेवियर में लिया है। ये जो डिवाइडेशन है, ये डिवाइडेशन है नेचर ऑफ ट्रेडिंग के आधार पर। अगर हम तीसरे डिवाइडेशन की बात करें जिसमें हम नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर सकते हैं, तो इसमें 3 तरह के डिवाइडेशन, 3 तरह का पैटर्न हम देखने को पा सकते हैं। पहला, द डेब्ट मार्केट, लोन मार्केट जिसे हम कह सकते हैं। ये क्या है? इसमें कोई भी आदमी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है। वो लोन प्रोडक्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकता है। जैसे एक बिजनेसमैन, एक ट्रेडर, एक एंटरप्रेन्योर अपने किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन ले सकता है, तो वो किसी भी बैंक से या किसी भी संस्था से वो लोन लेगा। लोन लेने के लिए वो मॉर्गेज कोलेटरल की बात हो सकती है, एक दिए गए निश्चित ब्याज दर पर वो उनसे लोन की राशि ले सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोन हमेशा प्रोडक्टिव लोन ही होता है, कभी कभी हम दूसरे तरह के भी लोन लेते हैं। जैसे मान लिया कि यदि आकस्मिक चीज़ों के लिए हम लोन लेते हैं तो उसे हम मेडिकल इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। अपने परिवार के लिए अपने जाने के बाद अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उसे हम टर्म इंश्योरेंस कह सकते हैं। उसी तरीके से हम लोन लेने के लिए अगर हम बात करें तो हम कार लोन लेते हैं, हम होम लोन लेते हैं, हम अपने चीज़ों को खो जाने के लिए हम उसका भी लोन कराते हैं कि खो जाने पर हमें एक उचित मुआवजा मिल जाएगा, जैसे मान, तो वो भी हम लोन लेते हैं। तो इस तरह के जो लोन एसेट्स हैं जिनकी ट्रेडिंग हम करते हैं, तो ये फाइनेंशियल मार्केट के लोन मार्केट का हिस्सा है। दूसरा, इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या है? इक्विटी मार्केट में हम बॉन्ड, आईपीओ, ईएफटीज, म्यूचुअल फंड्स, इन सब की ट्रेडिंग करते हैं। इनकी ट्रेडिंग अगर पहली बार हुई तो ये प्राइमरी मार्केट में चला जाएगा। अगर ये पहले से है, एग्जिस्टिंग है, दोबारा इसे सेल कर रहे हैं या दोबारा इसे बाई किया जा रहा है, तो दिस इज़ अ सेकेंडरी मार्केट। तो ये दूसरा बाज़ार हो गया। जो तीसरा बाज़ार है अंडर द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो है फाइनेंशियल सर्विस मार्केट। फाइनेंशियल सर्विस मार्केट में हम डिपॉजिट, लोन या ट्रेडिंग करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की, लेकिन इसमें जो कमर्शियल बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सर्विस का काम करती हैं। चीज़ फाइनेंशियल गुड्स को बेचने और ख़रीदने का नहीं, फाइनेंशियल सर्विस का काम करती हैं। जैसे मान लिया कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो अगर हमारे लिए इंश्योरेंस खरीदती है, हमारे कस्टमर के कहने पर यदि वो इंश्योरेंस खरीदती है, तो ये फाइनेंशियल सर्विस हो गया। जैसे मान लिया कि हमारे लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की डिविडेंड कलेक्ट करती है, तो वो फाइनेंशियल सर्विस का हिस्सा हो गया। हमारी किसी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करती है, या हमारे किसी काम के लिए जब वो बिल, जैसे आजकल के पैटर्न में जब भी हमें बिजली का बिल या हमें किसी भी तरीके का बिल जमा करना होता है,
देन हम बैंक के किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का प्रयोग करके हम उसे जमा करते हैं। यहाँ हम किसी भी तरीके का लोन नहीं लेते, हम किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं खरीदते, हम सिर्फ अपने बिलों का समायोधन करते हैं। तो इस तरीके के फाइनेंशियल मार्केट के प्रकार को हम फाइनेंशियल सर्विस मार्केट में डाल सकते हैं। अगर हम फीचर की बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट की जो बेसिक फीचर है उसमें जो पहला फीचर है वो है फैसिलिटेट कैपिटल ट्रांसफ़र। माने इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल मार्केट वह बाज़ार है जहाँ पर हम फाइनेंशियल गुड्स के ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट करते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं। अगर हम बात करें मुद्रा के प्रयोग के पहले की, तो उस समय जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम था। इसका मतलब ये था कि अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके बदले हमें वस्तु देनी पड़ती थी। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो थी संचय की, माने हम कैसे उसे सिक्योर करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर चीज़ें हैं तो वो ख़राब हो सकती हैं। दूसरा मापन की, मेज़रमेंट की, इसीलिए बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहा। व्यवहार में जब मनी आई तो मनी के सब्स्टिट्यूट्स असेट्स भी आए, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आए, तो जो इससे क्या होता है, उससे ट्रांसफ़र फैसिलिटेट हो जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट का जो सबसे पहला फीचर है वो है फैसिलिटेटिंग द कैपिटल ट्रांसफ़र। दूसरा जो सबसे बड़ा फीचर है वो है क्रिएट एंड ट्रांसफ़र फाइनेंशियल एसेट्स। यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट भी होते हैं, जैसे मान लिया कोई नया शेयर आया, कोई नया IPO आया, कोई नया म्यूचुअल फंड आया, तो ये क्या है, दिस इज़ अ क्रिएशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। और अगर मान लिया कि हमने उसका क्रय विक्रय किया, हमने उसे ट्रांसफ़र किया, हमने उसे किसी को गिफ्ट दिया, हमने कहीं उसे किसी को बेच दिया, तो दिस इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। सेकेंड बिग फीचर ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। जो तीसरा सबसे बड़ा फीचर है वो है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। जब भी हम फाइनेंशियल गुड्स की बात करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो प्राइसिंग होती है, वो अंधेरे में नहीं तय की जाती, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट मेथडोलॉजी, उसके लिए एक ट्रांसपेरेंस मेथडोलॉजी होती है जिसे कोई भी इंस्टीट्यूशन सीधे तौर पर आपको बताती है, बिना किसी हिडन, बिना किसी छुपे हुए चार्ज के तौर पे। जैसे हम जब भी कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं, हम जब भी कोई SIP करते हैं, या जब भी हम कोई डिपॉजिट बैंक में करते हैं, तो बैंक हमें पहले ही बता देता है कि आपकी डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 4%, 5% या जो भी इंटरेस्ट रेट है वो हमें पहले से इन्फॉर्म करती है। या अगर हम कोई भी बॉन्ड लेते हैं, कोई भी हम फाइनेंशियल गुड्स लेते हैं, तो उस पे जो रिस्क एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है फॉर 5 ईयर, 10 ईयर, वो हमें बैंक पहले से बताती है। जैसे मान लिया कि अगर हम किसी भी तरीके का टाइम डिपॉजिट करते हैं, हम किसी भी तरीके की FD करते हैं, तो अगर हम उस FD को 1 साल, 2 साल या 5 साल या 10 साल, जितने साल के लिए भी करें, तो बैंक हमें बताती है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। इसका मतलब है कि वहाँ जो प्राइसिंग है, जो रिटर्न है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो छुपे हुए नहीं होते। एक सिंपल मेथडोलॉजी के थ्रू, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू हमें वो पता चलता है। इंक्लूडेड डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सिर्फ एक तरीके का नहीं होता, वो कई तरीके का होगा। जैसे हमने अभी पहले ही बताया कि फाइनेंशियल मार्केट को 3 तरीके से बांटा जा सकता है। द नेचर ऑफ द फंक्शन, जिसे फंक्शनल डिवाइडेशन कहते हैं। दूसरा नेचर ऑफ ट्रेडिंग, तीसरा नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के कई सारे प्रकार हैं। हर मार्केट के अपने कुछ गुण हैं, अपने कुछ दोष हैं, और उनके अपने कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और उनकी कुछ अपनी ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद द फाइनेंशियल मार्केट हैज़ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में हम फाइनेंशियल एसेट्स के एकदम न्यूली इशूज़ को डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं बायर और सेलर के बीच। और जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें हम एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल गुड्स के ट्रेडिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट के इंस्टीट्यूशन को देखना चाहें, अगर हम ये देखना चाहें कि फाइनेंशियल मार्केट के इंस्टीट्यूशन कितने तरह के होते हैं, तो हम ये पाएंगे कि देयर इज़ अ 2 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंगेज इन अ फाइनेंशियल मार्केट। पहले इंस्टीट्यूशन को हम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन का नाम दे सकते हैं। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन क्या है? डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल मार्केट के वह प्रकार हैं या वह संस्थाएं हैं जो किसी न किसी रूप में व्यक्तियों या किसी भी समूह का, सोसाइटी की जमा को स्वीकार करते हैं। वो उनसे डिपॉजिट लेते हैं, उनसे पैसे को अपने यहाँ जमा कराते हैं, और साथ ही साथ जो भी बिजनेसमैन है, जो भी इन्वेस्टर है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, उन्हें वो लोन के माध्यम से उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और लोन जिसको देते हैं दे चार्ज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो उनके यहाँ डिपॉजिट होता है दे गिव द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को
हम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन की भी कई प्रकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। नेचर ऑफ डिपॉजिटर के हिसाब से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर पहली नंबर पर अगर हम रखें तो हम कमर्शियल बैंक से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक इज़ अ बिगर पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट विच इज़ नोन एज अ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल मार्केट क्या है, कमर्शियल बैंक्स क्या हैं? कमर्शियल बैंक वह संस्थाएं हैं जो किसी न किसी रूप में जो है लोगों से मांग जमाएं या समय जमाएं स्वीकार करती हैं। या तो हम बैंक जब जाते हैं, जब हम कमर्शियल बैंक या किसी भी तरीके के बैंक में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर के बैंक हो, जब भी वहाँ जाते हैं तो हम अपने पैसे को वहाँ जमा करते हैं। जमाओं के प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे या तो हम करेंट अकाउंट में अपने पैसे को जमा कर दें, देयर इज़ नो एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट दिस इज़ अ हाईली कन्वर्टेड इनटू द मनी। हमें जब भी पैसे की ज़रूरत होगी हम तुरंत इसे इन कैश कर सकते हैं। दूसरे जो तरीके का जो डिपॉजिट होता है उसे हम सेविंग डिपॉजिट करते हैं। ये थोड़ा कम लिक्विडेटेड होता है। इसका मतलब जब हम बैंक से मांगेंगे तो बैंक हमें उतना पैसा दे भी सकता है या हमें इंतज़ार करने के लिए भी कह सकता है, एक वेटेड पीरियड भी डाल सकता है। तो इसे हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं। इसका मतलब हमारे डिमांड करने पर हमें ये मिल जाएगा, इसलिए इसका नाम डिमांड डिपॉजिट है। तीसरे तरीके की डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने पैसे बैंक में किसी विशेष समय अवधि के लिए लॉक कर देते हैं। उसके पहले हम बैंक से उसे डिमांड नहीं कर सकते, और अगर उसके पहले हम बैंक से डिमांड करते हैं तो जो बैंक का जो हमसे प्रॉमिस होता है कि फॉर अ पर्टिकुलर मैच्योरिटी में हम आपको ये रेट ऑफ रिटर्न देंगे, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये निर्भर करता है कि हम कितने समय में उसे कैंसिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो कमर्शियल बैंक है वो सबसे बड़ी डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन होती है। जो दूसरी इंस्टीट्यूशन है, जो दूसरा सब डिवाइडेशन है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन का, उसे हम सेविंग एंड लोन एसोसिएशन भी कहते हैं। सेविंग एंड लोन एसोसिएशन क्या है? ये अपने मेंबर्स के बीच या गैर मेंबर्स जो होते हैं, जो नॉन मेंबर होते हैं, उनसे डिपॉजिट लेती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें मार्गेज के थ्रू लोन देती है। ये किसी भी तरीके की फाइनेंशियल सर्विस नहीं प्रोवाइड करती। इनका काम सिर्फ टू कलेक्ट द सेविंग from a household, from a society, from a group of households, and just pass through the form of loan to the businessman and the entrepreneur or investors. इनका काम इतना होता है। जो तीसरे नंबर की जो संस्था होती है उसे म्यूचुअल सेविंग बैंक्स कहते हैं। म्यूचुअल सेविंग्स बैंक ये कुछ लोगों का या थोड़े ज़्यादा लोगों का एक समूह होता है जिसमें ये अपने पैसे जमा करते हैं और आपस में ही किसी को ज़रूरत पड़ने पर ये लोन के रूप में वो पैसा पास कर देते हैं, और जिसे वो लोन देते हैं उसे वो एक सर्टेन अमाउंट में इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते हैं, और जो डिपॉजिटर हैं उन्हें वो रेट ऑफ रिटर्न के रूप में लौटाते हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियंस। ये कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कोऑपरेशन पे बनी एक संस्था है। जैसे भारत में कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेटिव सेंट्रल्स बैंक हैं, स्टेट्स कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हैं, उसी तरीके से कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोगों की जमा स्वीकार करते हैं एंड जस्ट गिव द लोन एंड जस्ट कलेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द चार्जेस। बट डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ओनली द इंस्टीट्यूशन इन अ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन भी वर्क करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स किसी भी तरीके से हमारे पैसे को डिपॉजिट नहीं करता। इसमें हम बॉन्ड खरीदते हैं, हम उनसे कोई सर्विस, हमसे उनसे कोई फाइनेंशियल एसेट्स को उनसे सेल और बाई के रूप में उनके यहाँ पैसा जाता है। वो हमें अपना म्यूचुअल फंड, SIP, ETF या बॉन्ड के रूप में वो अपनी चीज़ों को सेल करते हैं, और हम जब उन्हें खरीदते हैं तो हम उसकी जो कॉस्ट देते हैं वो उनके पास रहती है, और वो उस पैसे को किसी भी तरीके से किसी भी लोन मार्केट में या किसी भी सरकारी संस्थाएं प्रतिभूतियों में वो निवेश करते हैं, और वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न चार्ज करके वो हमें उसे पास आउट कर देते हैं। तो इस तरीके की जो संस्था है म्यूचुअल फंड, ये डिपॉजिटरी नहीं है, यहाँ हम पैसे जमा नहीं कर सकते। वी जस्ट बाई द फाइनेंशियल असेट्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाई द सच इंस्टीट्यूशन like that bond, SIPs, ETF, just like that. Second is insurance companies. हम जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। बीमा कंपनी क्या करती हैं? ये हमें जोखिम से बचने का तरीका जानने पर, क्योंकि आदमी किसी भी
तरीके से 3 वजहों से पैसे की डिमांड करता है। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव, माने हम जो अपनी घरेलू रोज़मर्रा की जो लेन देन है उसके लिए पैसा मांगते हैं, या प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा मांगते हैं, आकस्मिक चीज़ों के लिए हम पैसा मांगते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों ने जो लोगों के जो रिस्क हैं उसके लिए इन्होंने एक काम किया कि ये हमें इंश्योरेंस सेल करती हैं, ये हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि अगर आप हमसे एक इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका जो सम एश्योर्ड होगा वो पैसा अगर ज़रूरत पड़ी, या आपके साथ अगर कोई दुर्घटना या मिसबिहेव हो गया, या आप किसी तरीके से कैजुअल्टी हो गई, तो जो बीमे की रकम हमने आपसे कही है, जो मैच्योरिटी अमाउंट है, वो आपके रहने न रहने पर आपके परिवार को दे दी जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक कार है तो कार में कोई तोड़ फोड़ हो गई, कार बिगड़ गई, उसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर हम एक इंश्योरेंस लेके रखते हैं तो हमें वो पैसा अपने जेब से नहीं देना पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा देती है। तो हम रिस्क कवर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इन डेली लाइफ, आकस्मिक चीज़ों से, रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस भी कराते हैं। तो इसमें हम इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देते हैं, उसके बदले में हम इंश्योरेंस खरीदते हैं। हम यहाँ पैसा जमा नहीं करते, वी जस्ट बाई समथिंग, उसके रूप में हमारा पैसा इनके पास चला जाता है। तो दिस इज़ अ सेकेंड सबसेट ऑफ अ नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। इसी के साथ हम तीसरी बात कर सकते हैं पेंशन फंड की। पेंशन फंड इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। सरकारी कंपनी या गैर सरकारी कंपनी, जो भी कंपनियां होती हैं, ये अपनी कर्मचारियों को पेंशन के नाम पर भी, पेंशन प्रोविडेंट फंड के नाम पे कुछ पैसे डिपॉजिट करती हैं, जिसमें ये भरोसा दिलाती हैं कि व्हेन यू आर रिटायर्ड वी जस्ट गिव यू द मंथली पेंशन, वी जस्ट गिव यू द रिकरिंग मनी विदाउट ऑफ योर वर्क इंगेज्ड। आप उस कंपनी में काम नहीं भी करेंगे, लेकिन वो कंपनी आपके रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको कुछ पैसे वो देगी। आज के समय में पेंशन जो मार्केट है, जो पेंशन फंड्स है, इसके प्रकार और भी बढ़ गए हैं। अब कई सारी ऐसी फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों के अलावा भी गैर कर्मचारियों को भी, जैसे बैंक में भी कई तरीके की पेंशन प्लान आ गए हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं कि आप काम ही कर रहे हैं, आप पेंशन प्लान खरीद भी सकते हैं विदाउट एनी वर्क इन एनी इंस्टीट्यूशन। तो दिस इज़ अ इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यदि हम फाइनेंशियल मार्केट की इफ़िशियंसी की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट की इफ़िशियंसी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, वीक फॉर्म इफ़िशियंसी मार्केट, दूसरा सेमी स्ट्रांग फॉर्म ऑफ इफ़िशियंसी मार्केट, तीसरा स्ट्रांग फॉर्म ऑफ इफ़िशियंसी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की इफ़िशियंसी को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ अ रिस्क एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न। हम जब भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एसेट्स जब भी हम बाई करते हैं तो उसके साथ एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि भविष्य के समय हम ये जो चीज़ खरीद रहे हैं, हम ये जो पर्टिकुलर एसेट्स का ये जो वर्तमान मूल्य है, ये हमारे लिए लाभदायक होगा या नहीं होगा। तो अगर मान लिया कि हम किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एसेट्स लेते हैं तो उसमें जो जोखिम है, अगर वो जोखिम उसी तरीके का किसी अन्य प्रोडक्ट में जो जोखिम है, अगर उसके साथ भी कीमत वही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक इफ़िशियंसी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है। इसका मतलब मान लिया कि देयर इज़ अ 2 कंपनी A एंड B एंड बोथ आर सेलिंग अ मॉडरेट रिस्क SIPs या मॉडरेट रिस्क ऑफ एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर मान लिया कि रिस्क परसेंटेज सेम है कंपनी A और B का, बट देयर इज़ अ प्राइस डिफरेंस, अगर उनकी कीमतों में भी भिन्नता है, तो ये इफ़िशियंसी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ हम फाइनेंशियल एसेट्स को बाई या सेल करते हैं, वो ये उसकी कीमत ये तय होती है कि उसमें रिस्क एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। जैसे मान लिया कि हम जब प्राइस तय करते हैं तो हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ की प्राइस उसके डिमांड और सप्लाई के इंटरसेप्ट पे तय होती है। तो ये मान लिया कि जो सप्लाई है किसी भी बॉन्ड की वो अपवर्ड है और जो डिमांड है वो डाउनवर्ड है, जो ये बताता है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एक होमोजीनियस कांस्टेंट रिस्क फैक्टर की जो प्राइस है, अगर वो बात ये हो जाए कि उसकी डिमांड उसकी प्राइस ज़्यादा है उसके रिस्क फैक्टर से, तो वो नीचे की तरफ गिरेगी। अगर वो उसकी प्राइस कम है तो वो कम पूर्ति होगी, और अगर वो बढ़ गई तो वो ज़्यादा है। तो ये जहाँ पर इंटरसेप्ट होता है वहीं पे ये प्राइस एडजस्ट होगी और यहीं पर ये वो डिमांड और सप्लाई उसके बराबर होगी। तो वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी मार्केट का मतलब ये है कि इफ़
we have not calculated the risk adjustment expected return on the basis of the current price at the current information। यदि वर्तमान सूचनाओं के आधार पर यदि हम भावी कीमतें या भावी प्रत्याशित मूल्यों की गणना न कर पाएँ तो ये फाइनेंशियल मार्केट का एक वीक फॉर्म हो गया। लेकिन अगर हम सूचनाओं का थोड़ा प्रयोग करके भविष्य की प्रत्याशित मूल्यों के बारे में थोड़ी सूचना इकट्ठा कर लें लेकिन पूरी सूचना इकट्ठा न कर पाएँ तो ये सेमी स्ट्रांग फॉर्म है इफ़िशियंसी मार्केट का। लेकिन अगर हम वर्तमान सूचनाओं का पूरा प्रयोग करके यदि हम किसी भी तरीके से भविष्य की भावी प्रत्याशित मूल्यों को यदि हम ठीक तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ तो यही स्ट्रांग फॉर्म है इफ़िशियंसी मार्केट का। जैसे ब्याज दरों के आधार पर, एक्सपेक्टेड रिटर्न के आधार पर, उसकी कॉस्ट ऑफ सेलिंग के आधार पर इन सूचनाओं का प्रयोग करके यदि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की गणना ठीक कर सकें, पूरे तरीके से फॉरकास्टिंग कर सकें तो हम इसे स्ट्रांग फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे। अब फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है? मीनिंग ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट इज just a place or an institution where we deal with the short term fund and the financial assets which can be quickly converted into the cash। मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वह प्रकार होता है जिसमें बायर और सेलर फाइनेंशियल असेट्स को इस तरीके से ट्रेड करते हैं या वो फाइनेंशियल असेट्स ट्रेडिंग में आते हैं जिन्हें हम बहुत आराम से और क्विकली मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब इसमें प्राइमरी वो चीज़ें होती हैं, वो फाइनेंशियल असेट्स मनी मार्केट का हिस्सा होती हैं जो मुद्रा के निकट स्थानापन्न है। दे आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। तो मनी मार्केट विटल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम सर्विंग एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ शॉर्ट टर्म बारोइंग एंड लैंडिंग एंड फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड। देयर आर फॉलोइंग फीचर, और इसमें फीचर क्या है? पहला, रेगुलेटरी ओवरसाइट, ये निगरानी में होती हैं। हमेशा मनी मार्केट को निगरानी किया जाता है, हमेशा देश की अपेक्स इंस्टीट्यूशन इसे हमेशा निगरानी रखती है। ये अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी देश के लिए मनी मार्केट का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, डाइवर्स सब मार्केट, इसके कई सारे सबसेट होते हैं, ये सिर्फ एक तरीके का नहीं हो सकता, इसके कई सारे तरीके हैं। तीसरा, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, इसमें जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है उस देश की, उसका इंटरवेंशन होता है। जब भी वो समझती है कि मनी मार्केट में क्रेडिट ज़्यादा हो गई तो वो कंट्रोल कर सकती है, जब वो ये जानेगी कि क्रेडिट कम है तो उसे एक्सपेंड कर सकती है। और जो उसके बाद का प्रकार है वो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, माने ये ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब ये है कि इसमें जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, दे आर रेगुलेटरी एंड द इंटरवेंशन एंड द गवर्न बाय द सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे देश में जो कमर्शियल बैंक हैं, हमारे देश में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, उनके ऊपर एक संस्था है RBI जो हमेशा इन बैंकों पर निगरानी रखती है। किसी भी समय अगर RBI को ये समझ में आता है कि देयर इज़ अ इन्फ्लेशन इन अ मार्केट तो वो हमेशा बाज़ार में क्रेडिट को कंट्रोल कर लेती है। उसके लिए उसके पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है। और अगर किसी भी समय हमारे देश की अपेक्स इंस्टीट्यूशन सेंट्रल बैंक को ये समझ में आए कि जो क्रेडिट है, जो इन्फ्लेशन है वो नहीं है, देश में अभी डिफ्लेशन की स्थिति है, मुद्रा अपस्फीति की स्थिति है, कीमतों में कमी हो रही है, और तो ऐसी स्थिति में वो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस फॉलो कर सकती है। इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक होती है वो मनी मार्केट की अपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है, वो मनी मार्केट के सारी चीज़ों को गवर्न करती है। वो ये देखती है कि मनी मार्केट का जो फीचर है, जो मनी मार्केट के जो वर्किंग है, जो मनी मार्केट का जो फंक्शन है वो किस तरीके से चल रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश के मनी मार्केट का बैलेंस्ड होना, किसी भी देश के मनी मार्केट का इफ़िशिएंट वे से काम करना, किसी भी देश के मनी मार्केट को एक स्ट्रांगली एग्जीक्यूट करना, उसे डेवलप्ड करना, ये किसी भी देश के सेंट्रल बैंक की सबसे पहली जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि किसी भी देश में फाइनेंशियल एसेट्स जिस तरीके से फैसिलिटेट होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, एक स्ट्रांग वे से होता है तो वो देश के डेवलपमेंट को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। और अगर किसी भी देश के डेवलपमेंट को अगर स्टेबल रखना है
तो उस देश के फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट का डेवलप्ड और स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट इज़ अ फीचर, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन अ फाइनेंशियल मार्केट। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि फाइनेंशियल मार्केट के दो प्रकार होते हैं, पहला कैपिटल मार्केट, दूसरा मनी मार्केट। और साथ ही साथ हमने ये जाना कि व्हाट इज़ अ मनी मार्केट, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ मनी मार्केट और मनी मार्केट की बेसिक फीचर क्या है। आगे आने वाले वीडियो में हम मनी मार्केट को और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।